India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एनोस एक्का को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा सीबीआई ने एक ही आरोपों पर 2 अभियोजन चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। कहा जेल की सजाएं एक साथ चलने पर जुर्माना भी साथ, अलग अलग अपराधों के लिए अलग जुर्माना नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों पर जमानत दिशा निर्देशों का पालन करने का दिया निर्देश। कहा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाकर अपील लंबित रखने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये राहत तब दी गई जब अदालत के समक्ष ये तथ्य रखा गया कि सीबीआई ने एक ही आरोपों के आधार पर 2 अलग अलग अभियोजन चलाए हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें एक्का की धारा 379 सीआरपीसी के तहत सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को अपील की सुनवाई के दौरान इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना चाहिए कि क्या एक ही प्रकार के आरोपों के आधार पर 2 समांतर अभियोजन चलाना विधिसम्मत है या नहीं। मामले की शुरुआत वर्ष 2008 में दर्ज एक विजिलेंस एफआईआर में से हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री रहते हुए एक्का ने अपने ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। हालांकि इसी एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने 2 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की जिसके चलते 2 स्वतंत्र ट्रायल शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक्का की ओर से दलील दी गई कि दोनों मामलों में जांच की अवधि, संपत्तियां और वित्तीय लेन देन एक जैसे हैं और दूसरा अभियोजन मूलतः उसी आरोपों को दोबारा चलाने जैसा है। पीठ ने इस दलील में प्रथम दृष्टया दम पाया और कहा 2 विभाजित चार्जशीट दाखिल की गई हैं। वर्तमान और पहले मामले के कई आरोप एक दूसरे से मेल खाते प्रतीत होते हैं। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि एक्का पहले ही दोनों मामलों में काफी समय तक जेल में रह चुके हैं और उनकी लगभग 18 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। अदालत ने निर्देश दिए कि एक्का अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक लिखित आश्वासन दाखिल करेंगे जिसमें वे ये सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर आदिवासी भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यद्यपि किसी भी पक्ष को आपसी सहमति से तलाक के मामले में अंतिम आदेश से पहले अपनी सहमति वापस लेने का कानूनी अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार तब लागू नहीं होगा जब दोनों पक्ष पहले ही अपने सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम निपटारा करते हुए विवाह समाप्त करने पर सहमत हो चुके हों। अदालत ने ये टिप्पणी उस समय की जब एक पत्नी ने अदालत द्वारा अनुमोदित मध्यस्थता समझौते से पीछे हटने की कोशिश की। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ पति की
उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जबकि दोनों पक्षों के बीच पहले ही मध्यस्थता के जरिए ये तय हो चुका था कि भविष्य में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पति पत्नी की शादी 2000 में हुई थी। 2023 में पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की। मध्यस्थता के जरिए समझौता हुआ जिसमें पति ने पत्नी को 1.5 करोड़ रुपए देने और पत्नी ने 2.5 करोड़ पति को ट्रांसफर करने पर सहमति दी। दोनों ने संयुक्त रूप से तलाक की याचिका दाखिल की, लेकिन पत्नी ने बाद में सहमति वापस ले ली और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। आइए अब केस की टाइमलाइन देखें। 2000 में पति पत्नी की शादी हुई। 2023 पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की। मध्यस्थता समझौता हुआ। पति ने 75 लाख रुपए और 14 लाख रुपए का भुगतान किया। पत्नी ने 2.52 करोड़ रुपए पति को ट्रांसफर किए। पत्नी ने सहमति वापस ली और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला दिया। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि यदि कोई समझौता धोखाधड़ी, दबाव या गलत प्रस्तुति के कारण हुआ हो या यदि दूसरा पक्ष अपनी शर्तों का पालन न करे तो उस स्थिति में समझौते से पीछे हटना संभव है। अदालत ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा का मामला पत्नी द्वारा बाद में सोची समझी रणनीति के तहत दर्ज किया गया, क्योंकि 23 वर्षों के वैवाहिक जीवन में पहली बार ऐसा आरोप लगाया गया और ये याचिका पति द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद दाखिल की गई। अंततः अदालत ने पाया कि दोनों के बीच विवाह पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को समाप्त कर दिया गया। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और पति को शेष राशि पत्नी को देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें एक सहकारी समिति के कर्मचारी को पदोन्नति देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अन्य समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है तो किसी एक कर्मचारी को उस छूट से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अदालत ने टिप्पणी की, भेदभाव अन्याय का ही दूसरा नाम है। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में वास्तविक और ठोस न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब समानता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए। ये मामला एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के कर्मचारी से जुड़ा था जिसने लगभग 30 वर्षों तक सेवा दी थी। समिति के निदेशक मंडल ने उसकी वरिष्ठता, अनुभव और लंबे सेवा काल को ध्यान में रखते हुए उसे सोसाइटी मैनेजर पद पर पदोन्नति देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश में यह भी प्रस्तावित था कि उसकी शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाए क्योंकि उसके पास व्यावहारिक अनुभव और क्षमता पर्याप्त थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने कर्मचारी की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे ये छूट देने और पदोन्नति प्रदान करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि कर्मचारी के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा छूट देने से इनकार करना उचित है। इसके बाद कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल डिग्री की कमी के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब संबंधित नियमों में अनुभव, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर छूट देने का प्रावधान मौजूद हो। अदालत ने पाया कि 2013 के सेवा नियम रजिस्ट्रार को 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार देते हैं। अपीलकर्ता के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि समान योग्यता वाले 2 अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने समानता के सिद्धांत को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया और कर्मचारी को शैक्षणिक छूट के साथ पदोन्नति देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये याचिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने से जुड़ी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम इस विषय की जांच करना चाहेंगे। वर्तमान में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 3 वर्ष की आयु से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी बच्चों
विशेषकर वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। ये याचिका हरिप्रिया पटेल द्वारा दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, उचित छात्र शिक्षक अनुपात, सुलभ विद्यालय भवन, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक सुविधाएं और शिक्षा के लिए दिए गए धन का प्रभावी उपयोग भी शामिल किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यालय शिक्षा के लिए न्यूनतम समान मानक तय करे। साथ ही एक स्वतंत्र राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा निगरानी प्राधिकरण या न्यायालय की देखरेख में एक राष्ट्रीय समिति गठित करने का निर्देश भी मांगा गया है, जिसमें शिक्षा विशेषज्ञ, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि, विधि विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल हों। याचिका में यह भी कहा गया है कि सभी विद्यालयों के छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, स्कूल भत्ता, विद्यालयवार बजट आवंटन और धन के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में रैंप, सुलभ कक्षाएं और सुरक्षित प्रवेश निकास जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं। याचिकाकर्ता का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, शिक्षा अधिकार कानून, दिव्यांगजन अधिकार कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान के लिए भारी बजट स्वीकृत होने के बावजूद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति अभी भी कमजोर है। इसमें राज्यों के बीच बजट असमानता, खराब आधारभूत ढांचा, कमजोर प्रारंभिक शिक्षा, असंतुलित छात्र शिक्षक अनुपात, दिव्यांग बच्चों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, अधिक संख्या में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे और निम्न शिक्षण स्तर जैसी समस्याएं शामिल हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 45 में भी वर्ष 6 तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा देने का दायित्व राज्य पर डाला गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि शिक्षा अधिकार कानून की धारा 11 में राज्य को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें कर सकता है शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे करना होगा में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह अनिवार्य बन सके। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि कई देशों ने अपने यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और ये लगभग 3 से 4% के बीच ही बना हुआ है। इस प्रकार याचिका में मांग की गई है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क बनाते हुए शिक्षा के अधिकार को व्यापक और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब अलग अलग अपराधों के लिए जेल की सजाएं एक साथ चलती हैं, तो जुर्माना भी एक साथ ही चलता है। ये फैसला एक अपीलकर्ता के मामले में दिया गया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता को एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 और 29 के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की सजा को 12 साल की कठोर कारावास से घटाकर 10 साल की कठोर कारावास कर दिया था। साथ ही हर अपराध के लिए 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। अपीलकर्ता ने जेल में 11 साल बिताए, जिसमें उसकी मुख्य सजा और जुर्माना न भरने पर मिली अतिरिक्त सजा दोनों शामिल थी। एक साथ चलने वाली सजाओं के लिए अलग अलग जुर्माना लगाने के हाईकोर्ट के फैसले से नाराज होकर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की दाखिल को माना कि चूंकि हाईकोर्ट ने जेल की मुख्य सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया, इसलिए जुर्माना भी एक साथ ही लागू होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब मुख्य सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाता है, तो जुर्माना 2 बार नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 25 और 29 के तहत आने वाले अपराध अलग और स्वतंत्र अपराध हैं, इसलिए एक बार जब ऐसे अपराध साबित हो जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग सजाएं दी जा सकती हैं। इन नतीजों के आधार पर अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता पहले ही 11 साल जेल में बिता चुका था, जिसमें जुर्माना न चुकाने पर मिली 1 साल की अतिरिक्त सजा भी शामिल थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति का बैंक खाता फ्रीज या अटैच करना गैर कानूनी है और ये संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत प्रदत्त संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारी की कार्रवाई को मनमाना मानते हुए उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साथे की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य कर विभाग द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी बैंक खाते की अस्थायी अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उसके बैंक खाते को बिना किसी ठोस आधार, बिना स्पष्ट कारण बताए और बिना उचित नोटिस कर दिए फ्रीज कर दिया गया। उसने ये भी बताया कि उसने वैकल्पिक सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विभाग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने कहा कि बैंक खाता अटैच करने की शक्ति अत्यंत कठोर होती है, जिसका प्रयोग केवल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत और पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अधिकारियों ने न तो कोई ठोस सामग्री के आधार पर अपनी संतुष्टि दर्ज की और न ही आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया। अदालत ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति का बैंक खाता फ्रीज करना सीधे उसके व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना है। इससे व्यक्ति अपने ही धन का उपयोग नहीं कर पाता, जो कि उसके संपत्ति के अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा कि 3 महीने तक खाते को इस प्रकार फ्रीज रखना किसी भी व्यापार को लगभग ठप कर देने जैसा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि विधि के स्थापित सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है। इसलिए केवल आदेश को रद्द करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करना भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने संबंधित संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिया कि वो 25,000 रुपए की राशि महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराएं। इस फैसले के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला न्यायालयों, जेल प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लंबे समय से हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों को जमानत देने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। ये निर्देश उस मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें एक आरोपी 7 वर्ष की अधिकतम सजा वाले अपराध में 1/3 से अधिक समय जेल में बिता चुका था। न्यायमूर्ति ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की कि कई आरोपी ऐसे हैं जो अपनी संभावित अधिकतम सजा के 1/3 या उससे भी अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद रिहा नहीं किए जा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि संबंधित सभी प्राधिकरण ये सुनिश्चित करें कि बीएनएसएस की धारा 479 के तहत सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आदर्श पालन हो। ये प्रावधान लंबे समय से हिरासत में बंद कुछ आरोपियों की शर्त रिहाई का प्रावधान करता है। अदालत ने आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति सभी प्रधान जिला एवं स्तर न्यायाधीशों तथा दिल्ली के महानिदेशक कारागार को भेजी जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति यानी कि DHCL-SC और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA के सचिवों को भी निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता से उठाएं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को व्यवहार में पूरी तरह लागू किया जा सके। ये मामला ऋषभ नामक आरोपी की जमानत याचिका से संबंधित था, जिस पर एक महिला और उसकी बेटी से धोखाधड़ी का आरोप है। अभियोजन के अनुसार ऋषभ ने कई बार शौर्य नामक व्यक्ति बनकर खुद को प्रस्तुत किया और इस तरह मां बेटी को ठगने का प्रयास किया। हालांकि आरोपी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और वह अधिकतम सजा की अवधि का 1/3 जेल में बिता चुका है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने यह भी आश्चर्य जताया कि सह आरोपी नितिन, जिसने कथित रूप से खुद को CBI अधिकारी बताकर पीड़ितों का ठगा, अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि 5 आरोपियों में से केवल ऋषभ को ही क्यों गिरफ्तार किया गया। इन सभी तथ्यों जैसे आरोप तय न होना, जांच का जारी रहना और आरोपी का लंबा कारावास को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ऋषभ को जमानत प्रदान कर दी और साथ ही सभी संबंधित संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों के अधिकारों और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि दोनों अनुच्छेद में किस तरह का तनाव रहता है जब धार्मिक आजादी की बात आती है। सबरीमाला रेफरेंस केस में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बीच का टेंशन। आर्टिकल 25 हर इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करे, लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि स्टेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 25 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह भी है कि स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के सेकुलर एस्पेक्ट को रेगुलेट कर सकती है, जैसे एंट्री रूल्स या पब्लिक कैरेक्टर वाले टेम्पल्स को सबके लिए ओपन करना। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को ऑटोनॉमी देता है कि वो अपने रिलीजियस मैटर जैसे फेथ, रिचुअल, डॉक्ट्रिन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस खुद मैनेज करे, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट सेकुलर मैटर जैसे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस और मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकती है। सबरीमाला रेफरेंस केस में की इशू ये है कि क्या आर्टिकल 25 के अंतर्गत स्टेट और इंडिविजुअल के राइट डिनोमिनेशन के कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग है कि रिलीजियस ग्रुप्स अपने प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट में स्टेट इंटरफेरेंस से बच सकते हैं। ये केस डिसाइड करेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को कितना फ्रीडम देता है और स्टेट रेगुलेशन की लिमिट्स कहाँ तक जा सकती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप पे बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.